हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, वंदे मातरम, जय हिंद। आज की कक्षा को फिर से आगे बढ़ाता हूं। आज की क्लास में हम ये जानेंगे कि आखिरकार हम बच्चों को किस प्रकार किसी काम के लिए प्रेरित करें। आखिरकार हम ऐसी कौन कौन से तरीके, कौन कौन सी चीजें अपनाएं जिससे बच्चा स्वयं उत्सुक होकर के उस कार्य को अंजाम दे। तो हमने अभिप्रेरणा प्रकरण किया था। अभिप्रेरणा की परिभाषाएं, विशेषताएं, प्रकार, अभिप्रेरक क्या है, अभिप्रेरणा का चक्र क्या है, ये सारी चीजें कर ली। लेकिन मनोविज्ञान में एक प्रश्न उठता है कि आखिरकार किसी बच्चे को कोई कार्य कराने के लिए किस प्रकार हम प्रेरित करें। तो आइए, प्रेरित करने के ये तरीके आपके लिए काफी यूजफुल होने वाले, काफी सहायक होने वाले, किसी चीज को लर्न करने के लिए, किसी चीज को सीखने के लिए, क्योंकि हम सभी भी अपने आप में लर्नर हैं, सीखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं ये वीडियो। पहली बात कि आखिरकार हम बच्चों को कैसे अभिप्रेरित करें, है ना। तो ध्यान रखना है, पहली जो चीज है किसी बच्चे को अभिप्रेरित करने की, तो यह ध्यान रखना है कि सबसे पहले उसे हम आवश्यकता का करवाएं ज्ञान। अगर हम हमारे विद्यार्थी को, हमारे अधिगमकर्ता को यदि यह ज्ञान करा दें कि तुम्हें इस चीज की जरूरत क्यों है, आखिरकार हमें हमारे जॉब लगने की, नौकरी लगने की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हमारी दुनिया बदल जाएगी, हमारे छोटे भाई बहन शिक्षा के उच्च स्तर को प्राप्त करेंगे, पूरा परिवार एक नई परिवेश को प्राप्त करेगा। तो सीखने के लिए बच्चे को यह बताना बहुत जरूरी है कि ये जो ज्ञान तुम ले रहे हो, ये तुम्हारे भविष्य निर्माण में, तुम्हारे परिवार के निर्माण में, परिवार के बदलाव में बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्यों पढ़ना है उसका ज्ञान हम जरूर करवाएं बच्चे को। दूसरी बात, लक्ष्य का ज्ञान करवाकर बच्चे को अभिप्रेरित करने की दूसरा तरीका यह है कि बच्चे के सामने उसका जो टारगेट है वो स्पष्ट कर दें। एक बच्चा क्या बनना चाहता है, हमें उसे बता दें कि यह बनना है तो आपको ये चीज करनी पड़ेगी, ये चीज सीखनी पड़ेगी, आपको इन कदमों पर चलना पड़ेगा। तो एक स्पष्ट, सुस्पष्ट लक्ष्य बच्चे को यदि बता दें तो उसके पैरों में पंख लग जाते हैं, उसके आगे बढ़ने की जो गति है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। तो ध्यान रखिए, हर बच्चे को आवश्यकता का ज्ञान कराने के बाद कि वो जरूरी क्यों है, उसके बाद उसका लक्ष्य स्पष्ट कर दीजिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि उस चीज के प्रति उस बच्चे में हम रुचि का करें विकास। बच्चे में उस चीज के प्रति एक पकड़ बनाने की, उसको सीखने की ललक पैदा करना एक शिक्षक का कार्य होता है। बच्चे के सामने कोई ऐसी चीज हम पेश न करें, कोई भी तथ्य, कोई भी आंकड़े, कोई भी चीज हम बच्चे को दें तो ऐसा दें जो अपने आप में बहुत ही आनंद वाला हो, जो बहुत ही अच्छा हो, जिसको पढ़ करके, जिसको देख करके बच्चे को आनंद की अनुभूति हो, जिसको कर करके उसे खुशी मिले। तो ऐसी चीज हमें ध्यान रखनी है कि बच्चा उस चीज को पाने के लिए दौड़ने लग जाए। तो बच्चे में रुचि जो है इसका विकास करें। कहते हैं ये अभिप्रेरणा की पहली सीढ़ी होती है। ध्यान रखिए दोस्तों, अभिप्रेरणा की पहली विधि बहुत जरूरी है कि बच्चे में रुचि का विकास करें। ध्यान रखना है ये चीज। तीसरी, अगली बात है प्रोत्साहन, पुरस्कार या जो है दंड या निंदा, इन चीजों से भी बच्चे को मोटिवेट किया जा सकता है। एक बच्चा जो बहुत अच्छा कर रहा है, रोजाना चीज को सीख कर आ रहा है, याद करके आ रहा है, अपने कार्य को बहुत ही शानदार तरीके से अंजाम दे रहा है, तो उसे हम वाह, शाबाश, अति उत्तम, उम्दा, ऐसे शब्दों से, शाब्दिक रूप से उसे आगे बढ़ा सकते हैं। या उसे उसके कार्य के लिए हम किसी प्रकार का कोई पेन, कोई छोटी पुस्तिका, कोई टॉफी इत्यादि देकर के उसे आगे बढ़ा सकते हैं। यदि कोई बच्चा किसी कार्य को बेहद अच्छे तरीके से नहीं कर रहा है तो साथियों, हम उसकी जो है थोड़ी बहुत डांटे, उसे डांट करके, प्रेम पूर्वक डांट करके और उसे कर्तव्यों का ज्ञान करवा के हम उसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो दंड का मतलब यहां केवल शारीरिक दंड नहीं है, शारीरिक की बात नहीं चल रही, केवल मनोवैज्ञानिक दंड, शब्दों के माध्यम से उसे करना, निंदा करना, है ना, ये चीजें हम उसके साथ कर सकते हैं। तो यहां मनोविज्ञान जो है वो पिटाई की बहुत ज्यादा जो है विरोध में है। हमें किसी प्रकार बच्चे की जो पिटाई है वो बिल्कुल नहीं करनी है, ये ध्यान रखना है। दंड शाब्दिक होना चाहिए, शब्दों के माध्यम से होना चाहिए। आगे देखिए, हम किसी बच्चे को प्रेरित जब करते हैं तो ध्यान ये रखना है कि नियोजित विषय वस्तु देकर, व्यवस्थित विषय वस्तु, जो भी हम उसे
मैटर दें, जो भी सीखने के लिए दें, जो कार्य करने को दें, वो पूरी तरह से व्यवस्थित होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, उपयोगी होना चाहिए। अगर हम आकर्षक, उपयोगी, नियोजित और व्यवस्थित सामग्री यदि बच्चे को देंगे तो वो बच्चा उस कार्य को करने के लिए प्रेरित होगा, वो उस चीज से सीखेगा। तो हमें ध्यान रखना है, नियोजित विषय वस्तु प्रदान करनी है बच्चे को। अगली बात ध्यान रखनी है, बेहतर शिक्षण विधियां अपना करके, जो शिक्षण विधियां हैं वो हम बेहतर से बेहतर अपनाएं। पढ़ाने की जो विधि है हमारी वो सबसे अनोखी हो, अलग हो, जिससे कि बच्चे को देखते ही समझ आ जाए। यानी कहने का मतलब, जैसे कि पढ़ाते वक्त हम किसी सहायक सामग्री का, साधनों का इस्तेमाल करें, दृश्य चित्रों का इस्तेमाल करें, किसी लघु कथा के माध्यम से कहानी का इस्तेमाल करें, कोई शेरो शायरी का इस्तेमाल करें, तो शेरो शायरी इत्यादि करके हम अपने इस पढ़ाने की शैली को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। यह ध्यान रखना है, बेहतर शिक्षण विधियां जो हैं वो काम होती है। तो एक तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमें ध्यान रखना है, कि जो हमारा पूर्व ज्ञान है ना, और एक नवीन ज्ञान है। तो जब भी कोई चीज हम नवीन पढ़ाएं, नई पढ़ाएं, उसको पूर्व ज्ञान से जोड़ करके पढ़ाएं। तो नवीन ज्ञान से पूर्व ज्ञान को जोड़ करके पढ़ाना बहुत ही अच्छा रहता है साथियों। तो ध्यान रखें, कोई भी नई विषय वस्तु पढ़ाएं, पहले उसे पूर्व जो पढ़ाया गया है उसके बारे में हल्का सा प्रीव्यू, हल्का सा रिवीजन जरूर करवा दें, ताकि बच्चा उस चीज को ग्रहण कर सके। तो नवीन ज्ञान के साथ पूर्व ज्ञान को जोड़ना बेहद जरूरी है, यह हमें ध्यान रखना है। अगली बात है प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा करवा करके, कंपटीशन करवा करके, आपस में एक कंपटीशन की भावना रचनात्मक होनी चाहिए। आपस में मिलजुल करके, सहयोग के साथ, आपसी सहयोग के साथ मिलजुल करके उस कार्य को करें, एक सामूहिकता के साथ उस कार्य को करें, और साथ ही साथ उसमें बीच बीच में छोटी छोटी प्रतियोगिताएं जो है आयोजित करवा के हम बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं। यह भी हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा बच्चे को हम परिणामों का ज्ञान करवाएं समय समय पर। ध्यान रखिए, जो हम पढ़ा रहे हैं बीच बीच में हमें छोटे छोटे पेपर्स, छोटे छोटे टेस्ट लेने हैं और बताना है कि प्रिय विद्यार्थियों आपने इतना सीखा है। तो बच्चा धीरे धीरे पता चलेगा। मान लीजिए हमने 10 क्वेश्चन करवाए हैं और उसके बाद अगले 10 क्वेश्चन करवाए, फिर तीसरे 10 क्वेश्चन करवाए, तो तीसरी बार जब हम क्वेश्चन 10 करवा रहे हैं तो पहले 5 क्वेश्चनों का एक टेस्ट लिया जाए और जिसमें यह जांचा जाए कि कौन से विद्यार्थियों ने कितना बेहतर सीखा है। तो समय समय पे बच्चों को परिणामों का ज्ञान करवाना बेहद जरूरी है। इससे बच्चे मोटिवेट होते हैं, उस काम में और तल्लीनता के साथ, तत्परता के साथ जुड़े रहते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो परिणामों का ज्ञान करवा करके हम बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं। इसके अलावा खेल विधि के माध्यम से, बच्चों को खेल के माध्यम से हम मोटिवेट कर सकते हैं। खेल विधि ध्यान रखना है कि जो बच्चे थोड़े बहुत मंद बुद्धि होते हैं, थोड़े पढ़ाई में कमजोर होते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए खेल जो है विधि, ये बड़ी उपयोगी सिद्ध हो सकती है। तो मंद बुद्धि बच्चों के लिए खेल विधि सबसे उपयोगी और कारगर है। बच्चों को खेल खेल के माध्यम से सिखाना बड़ा रुचिकर रहता है। तो इन 10 विधियों के माध्यम से हम किसी भी बच्चे को कार्य करने के लिए प्रेरित। तो अब हम करते हैं अभिप्रेरणा के सिद्धांत। आप सिद्धांत के बारे में जानते हैं कि सिद्धांत का मतलब होता है कि उस चीज के बारे में व्याख्या करना। अलग अलग विद्वान मानते हैं कि इंसान किसी कार्य को क्यों करता है, आखिरकार कौन सी शक्ति होती है जो उसे कार्य करने के लिए आगे रखती है। तो आइए, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के अलग अलग विचार हैं, जिसमें सबसे पहला विचार है मनोविश्लेषणवादी विचार, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत, जो कि दिया हुआ है सिगमंड फ्राइड का। फ्राइड कहते हैं कि हमारी जो अचेतन इच्छाएं हैं, इन अचेतन इच्छाओं के कारण हम हमारा व्यवहार करते हैं। ये अचेतन इच्छाएं सुखवादी सिद्धांत की ओर इशारा करते हैं। कहने का मतलब कि इंसान सुख की प्राप्ति के लिए, है ना, और उसके व्यवहार को गति देने का काम अचेतन इच्छाएं करती हैं, इसलिए व्यवहार करता है। ये बात बताई है मनोविश्लेषणवादी सिगमंड फ्राइड ने, ये बात बताई है। आगे दूसरा सिद्धांत है शारीरिक सिद्धांत। शारीरिक सिद्धांत दिया है विलियम जेम्स ने। विलियम जेम्स कहते हैं कि हमारे शरीर में होने वाले जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों के कारण हम हमारा व्यवहार घटित करते हैं, ऐसा विलियम जेम्स का मानना है। तो यह सिद्धांत शारीरिक सिद्धांत का हमें ध्यान रखना है। शारीरिक परिवर्तन व्यवहार के लिए उत्तरदायी होते हैं, ऐसा इन्होंने माना है। ऐसा माना
अब है कुर्ट लेविन। लेविन जो है उनके सिद्धांत का नाम है क्षेत्रीय सिद्धांत। क्षेत्रीय सिद्धांत, क्षेत्रीय सिद्धांत जो कि स्थान विज्ञान पर आधारित है। यह कहते हैं कि व्यक्ति और जो वातावरण होता है इन दोनों के बीच कुछ घटक होते हैं, उन घटकों के प्रभाव में आकर के व्यक्ति क्या करता है, व्यवहार करता है। तो व्यक्ति किसी कार्य को करते हैं, ये घटक जो होते हैं, ये जो तत्व होते हैं जो हर परिस्थिति में हर वातावरण में मौजूद होते हैं, ये घटक हमें किसी व्यवहार को करने के लिए प्रेरित करते हैं, ऐसा मानना है लेविन का। ये हमें ध्यान रखना है। आगे है आत्म वास्तविकरण। आत्म वास्तविकरण का सिद्धांत जो कि है अब्राहम मैस्लो का। अब्राहम मैस्लो कहते हैं कि हर व्यक्ति की इच्छा यह होती है कि वो अपने आप को बहुत ज्यादा उदार बनाए, बहुत पूरे विश्व में उसकी कीर्ति हो, और इस विश्व में कीर्ति, इस वैश्विक फैलाव को पाने के लिए हर व्यक्ति क्या करता है, अपना व्यवहार गठित करता है। तो अब्राहम मैस्लो के सिद्धांत में हमें यह बात ध्यान रखनी है। अब्राहम मैस्लो कहते हैं कि जो आवश्यकताएं होती हैं वो 5 वर्गों में बंटी होती है ना। तो पहले जैसे कि जन्मजात है, उसके बाद अर्जित आ जाती है ना, फिर सुरक्षा है, प्रेम है, सम्मान है, अंत में आत्म वास्तविकरण है। आत्म वास्तविकरण को पाने की इच्छा रखता है, इसलिए प्रत्येक इंसान क्या करता है, व्यवहार करता है, ऐसा मानना है अब्राहम मैस्लो का। आत्म संप्रत्यय का सिद्धांत आता है जो कि इससे मिलता जुलता है। आत्म संप्रत्यय, आत्म संप्रत्यय का सिद्धांत जो है ये दिया है रोजेन ने। रोजेन कहते हैं कि हर व्यक्ति अपने आप को समाज में स्थापित करना चाहता है। हर व्यक्ति अपने आप को समाज में स्थापित करना चाहता है। इस स्थापना के लिए, इस समाज में अपनी पहचान के लिए हर व्यक्ति व्यवहार करता है, ऐसा मानना है किसका, रोजेन का। रोजेन का ऐसा मानना है, यह हमें ध्यान रखना है। आगे है मूल प्रवृत्ति सिद्धांत। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत है मैकडूगल का, और मैकडूगल कहते हैं कि हर व्यक्ति में कुछ निश्चित मूल प्रवृत्तियां होती हैं। मैं ये कहना चाहूंगा मूल प्रवृत्ति एक प्रकार की आंतरिक शक्तियां होती हैं, मैकडूगल ऐसा मानते हैं, और हर मूल प्रवृत्ति किसी न किसी संवेग से जुड़ी होती है। संवेग से जुड़ के वो बनाती है स्थायी भाव। 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति, 14 प्रकार के संवेग मैकडूगल ने बताए हैं, और जो आपस में जुड़ करके स्थायी भाव का निर्माण करती है, और इस स्थायी भाव के प्रभाव के कारण हर व्यक्ति व्यवहार करता है, हर व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित होता है, ऐसा इनका मानना है। अगला जो हमारा सिद्धांत है वो सिद्धांत है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया नाम से स्पष्ट है, थॉर्नडाइक का है। थॉर्नडाइक कहते हैं कि उद्दीपक और अनुक्रिया में जो संबंध स्थापित होता है, उद्दीपक अनुक्रिया दोनों की जो बॉन्ड होता है, उस संबंध के प्रभाव के कारण इंसान अपने व्यवहार को करता है, ऐसा मानना है। यह मानना है किसका, थॉर्नडाइक का, है ना। कोई सामने उद्दीपक आया, इंसान प्रतिक्रिया करता है, दोनों का बंधन बनता है। बंधन बनता है माइंड से, मस्तिष्क से। यह बंधन ही उसे व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है, ऐसा मानना है इनका, थॉर्नडाइक का। यह ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा उपलब्धि निष्पत्ति सिद्धांत। उपलब्धि निष्पत्ति सिद्धांत साथियों वो है मैक्लेलैंड का उपलब्धि निष्पत्ति सिद्धांत। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। उपलब्धि हमारा जो भी नेक्स्ट है क्रम आप ध्यान रखिए, उपलब्धि निष्पत्ति। उपलब्धि निष्पत्ति, उपलब्धि निष्पत्ति सिद्धांत किसने दिया भाई, प्रेरणा का, मैक्लेलैंड। मैक्लेलैंड का यह सिद्धांत है। मैक्लेलैंड ने यह सिद्धांत दिया। वो कहते हैं कि हर व्यक्ति की यह इच्छा होती है कि मैं सबसे उत्कृष्ट करूं, सबसे बेहतरीन करने की इच्छा इंसान को व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है, ऐसी बात कही मैक्लेलैंड ने। उपलब्धि प्रेरक शब्द जो है ध्यान रखना है, मरे नामक विद्वान ने सबसे पहले उपलब्धि प्रेरक दिया था, लेकिन उपलब्धि प्रेरक सिद्धांत किसने दिया, मैक्लेलैंड ने। और उपलब्धि प्रेरक होता क्या है, किसी भी काम को सर्वोत्कृष्ट सबसे बेहतरीन करने की जो इच्छा होती है वो हमें ध्यान रखना है, इसके अंतर्गत आती है। तो हमारे अभिप्रेरणा के ये जो सिद्धांत है मुख्य मुख्य आपके सामने आ चुके हैं, जिसमें मनोविश्लेषणवादी है, शारीरिक सिद्धांत है, उपलब्धि निष्पत्ति वाला है, आत्म वास्तविकरण है, मूल प्रवृत्ति है, आत्म प्रत्यय है, क्षेत्रीय है। तो ये सारे के सारे सिद्धांत हमारे सामने आ चुके हैं। आज की क्लास में हमने अभिप्रेरणा प्रकरण को पूरा कर लिया है। अब अगला जो प्रकरण होगा हमारा वो होगा अधिगम प्रकरण। तो आप सभी मेरे साथ इसी प्रकार जुड़े रहें।
आप सभी वीडियो सावधानी से देखिए। मैं बेहतर से बेहतर वीडियो आपके सामने पेश करूंगा। आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग हमेशा मेरे साथ बना रहे, इसी आशा के साथ आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।